आज का जो हमारा टॉपिक बन जाता है, आज का हमारा टॉपिक हो जाता है क्रैमर नियम। यानी डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हम लोग क्रैमर नियम के अंतर्गत आज ये देखेंगे कि किस प्रकार से युगपत समीकरण को अभी तक हमने देखा था विलोपन विधि के माध्यम से हम x या y वेरिएबल को क्या करते थे, सम करते थे, बराबर करते थे और उसके जो चिन्ह है उनको अपोजिट करके उनको विलुप्त कर देते थे और हमारे पास एक वेरिएबल आता था और उस वेरिएबल को हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। फिर उस वेरिएबल का मान हम लोग क्या करते थे, रख देते थे किसमें, अनदर वेरिएबल में। सच एज आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 है सपोज दैट, एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू कोई आपका कोई भी फार्मूला ऐसे है, तो इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते थे और एक चाहे आप x वेरिएबल को चाहे y वेरिएबल को विलुप्त कर देते थे तो एक वैल्यू आपको x की आ जाती थी या y की आ जाती थी और उस वेरिएबल का मान हम लोग क्या करते थे, एक समीकरण में रखते थे तो अनदर समीकरण का मान हमें प्राप्त हो जाता था। आज हम लोग क्रैमर नियम से देखेंगे कि आपके पास टू वेरिएबल का कैसे सॉल्यूशन निकलता है, यानी x और y का, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे थ्री वेरिएबल x y z में अगर आपके पास समीकरण दिया गया है तो उसमें x y एंड z का डिटर्मिनेंट्स यानी क्रैमर रूल के द्वारा सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन पर आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेखीय बीजगणितीय में जो क्रैमर नियम है, इसे रैखिक समीकरण निकाय का हल निकालने की एक प्रत्यक्ष विधि है। अब इसमें एक पॉइंट आपका है कि जो आपके पास इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में ही ये काम करेगा, अनदर जगह ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन दी गई है कि क्रैमर नियम वहीं पर काम करेगा जहां पर आपका रैखिक समीकरण होगा, और रैखिक समीकरण वहां पर होगा जहां पर x एंड y यानी इन पर पावर ना काम कर रही हो, यानी जिनकी पावर केवल एक की हो गई, वहीं पर इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो या इसके माध्यम से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है, यह विधि गुणांक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स एवं गुणांक मैट्रिक्स के एक परिवर्तित रूप में सारणिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो इसका इंफॉर्मेशन होगी हम उसे सारणिक के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर उसका माइनर निकालेंगे और उसके आधार पर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सारणिक के रूप में इसको हमको व्यक्त करना पड़ेगा और उसके आधार पर ही हम इस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है, यह विधि तभी वैध है जब निकाय का अनन्य यानी यूनिक हल संभव हो। अगर यूनिक हल आपके हल संभव नहीं है तो आपको यह नियम काम नहीं करेगा। और इस नियम का गैब्रिएट एल क्रैमर 1704-1752 यानी इनकी बर्थ एंड डेथ आपके पास ईयर्स है के नाम पर पड़ा, और जिसने 1750 में इसे प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो क्रैमर ने यानी क्रैमर द्वारा जो आपके पास युगपत समीकरण है यानी समीकरण है जो लीनियर समीकरण, अगर इसको सही से बोलिए तो लीनियर समीकरण के सॉल्यूशन के रूप में डिटर्मिनेंट्स कैसे उपयोगी होगा, इसका प्रयोग इन्होंने किया था। तो आज हम लोग उन समीकरणों को सॉल्व करने का की विधि इसके अंतर्गत सीखेंगे। चलिए, अगर आपके पास दो अज्ञात राशि वाले दो रैखिक समीकरण हैं, ठीक है, दो आपके पास अननोन नंबर है, ठीक है, आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं, तो आपके पास निश्चित रूप से दो रैखिक समीकरण होंगे। आपके पास तीन अज्ञात राशियां हैं तो निश्चित रूप से आपके पास तीन रैखिक समीकरण होंगे। यानी जितने अननोन आपके पास राशियां होंगी उतने रैखिक समीकरण होना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम पहला जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दो अज्ञात राशियों वाले हैं। तो मेरे पास सपोज दैट ये एक समीकरण दिया गया है और इसमें हमको x तथा y वेरिएबल की का मान कैलकुलेट करना है। यानी हमको यहां पर इस समीकरण नंबर 1 है और ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है, और हमको x का मान क्या होगा और हमको y का मान क्या होगा,
ये हमको ज्ञात करना है। और यहां पर जो ब्लू कलर में है, देखिएगा x ब्लू कलर में है एंड y ब्लू कलर में है, ये वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपके पास ब्लैक में है और ये रेड में है, ये कांस्टेंट वैल्यू वाले पद हैं आपके पास। यानी यहां पर कांस्टेंट वैल्यू वाले a, b, c, d, ई एंड एफ जो हैं ये कांस्टेंट वैल्यू वाले पद हैं। और इसमें मुझे दो समीकरण है, दोनों समीकरणों के माध्यम से x तथा y का मान प्राप्त करना है। हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग पहले जानते हैं, कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग डिटर्मिनेंट से इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आपको करना को कोई भी फलन आपके पास समीकरण दिया रहेगा, जैसे आपके पास यहां पर ax प्लस by गिवन है एंड आपके पास cx प्लस dy इक्वल टू आपके पास है e एंड इक्वल टू आपके पास f गिवन है। तो इसमें से आपका x y आपको हटा दीजिए, प्लस के सिंबल हटा दीजिए, तो आपको एज इट इज डिटर्मिनेंट्स के रूप में रख लेना है। तो देखिए यहां पर आपने वेरिएबल को हटा दिया तो ये आपके पास एक निरूपण हो जाता है जिसमें कांस्टेंट पद है एज इट इज। x की वैल्यू को हमने यहां पर पद हटा दिया, प्लस का सिंबल हटा दिया, y हटा दिया, और y हटाने के बाद हमारे पास ये आ गया। और वैल्यू हमको किसकी ट्रैक करनी है? वैल्यू हमको x की ट्रैक करनी है और y की ट्रैक करनी है। और आपके पास कांस्टेंट पद दिया गया है E और F में, तो इसे मैट्रिक्स के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको क्रैमर का नियम लगाना है। क्रैमर का नियम लगाने के लिए हो सकता थोड़ा सा आप लोगों को यूनिक यहां पे लग रहा हो, लेकिन वही पॉइंट है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, बस मैंने इसको और सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसलिए अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहले सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के आगे दी रहती है उसको लिखा जाता है, यानी E और F, और उसके बाद क्योंकि x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इसलिए इस आपके पास कॉलम से कुछ नहीं लिया जाएगा, B और D यानी Y वाले कॉलम को यहां पर लिख दिया जाएगा। यानी एक कांस्टेंट वाला और एक आपका Y वाला पद लिखा जाता है और अपॉन करके आपके पास एज इट इज आपका आ जाएगा जो आपने यहां पर डिटर्मिनेंट्स बनाए थे x और y वेरिएबल को हटा करके उसको अपान के रूप में आप रख दोगे एज इट इज। तो देखिए आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी। अब ऊपर सॉल्व करो, आप इसका E का D के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ED हो जाएगा। इसी प्रकार B का F के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो B का इंटू F हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, A का मल्टीप्लीकेशन आपका D के साथ होगा तो A इंटू D हो जाएगा, और B का मल्टीप्लीकेशन C के साथ होगा तो B इंटू C हो जाएगा। अब देखिए इक्वल में आप पहली जो वैल्यू आएगी इससे दूसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे, पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा डिवाइड करके आपको डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार y फार्मूले में जब हम काम करेंगे तो y फार्मूले में y, ये देखिए y एक्सेस वाला था, ये देखिए y जहां पर y की वैल्यू थी b और d के साथ y की वैल्यू थी, इसको अब हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद x वाले जो आपके पास कांस्टेंट कंपोनेंट है उनको ले लेंगे और इक्वल के बाद वाले जो कंपोनेंट है उनको ले लेंगे। तो देखिए x का कंपोनेंट है और कांस्टेंट का कंपोनेंट है, इनको दोनों को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, अपान एज इट इज हो जाएगा। जो यहां पर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में आपने माइनर पाए हैं, यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज पाई है उनको आप एज इट इज लिख देंगे और इसको भी वही रूल्स लगाएंगे। a का f के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, E का C के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहां पर वैल्यू काउंट हो जाएगी, और इसी प्रकार A का D के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और B का C के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B इंटू C हो जाएगा। आप ऊपर दोनों को माइनस कर दीजिए, नीचे पर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, आपको यहां पर Y की वैल्यू भी ट्रैक हो जाएगी। तो केवल इतना काम करना है 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में। 2 इंटू के 2 के मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको x यानी आपको x और y के वेरिएबल को हटा लेना है और उसके आधार पे ये कार्य करना है। ठीक है,
चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूं और फिर मैं आपको ऑनलाइन ही, मतलब मैं बैठा रहूंगा आपके साथ और आप सोल्यूशन मुझे दोगे। ये देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे होगे एक एग्जाम्पल है और उसका सोल्यूशन भी मैंने निकाला है नीचे। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास पहला समीकरण जो यहां पर है, पहला समीकरण है 3x प्लस 1y इक्वल टू 9, पहला समीकरण है। दूसरा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आपका दूसरा समीकरण है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू इन द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, y हटा दो, y हटा दो और प्लस हटा दो, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स रूप में बन जाएगा। यहां का कांस्टेंट पद 3 आ जाएगा, ये कांस्टेंट पद 3 आ गया, यहां पर ये कांस्टेंट पद 2 आ जाएगा नीचे, यहां पर आपका 1 आ जाएगा कांस्टेंट पद और ये 3 आ जाएगा 3। और वैल्यू किसकी ट्रैक करनी है आपको, x एंड y की। अगर 3 वेरिएबल होते 3 वेरिएबल यहां पे लिख जाते, ठीक है। कांस्टेंट हरदम याद रखिएगा इक्वल के इस साइड हो। कभी कभी आपका समीकरण ऐसे दिया जाता है x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आपको x और y को जो इक्वल है उसके बाईं ओर रखना है और माइनस 9 को दाहिनी ओर ले जाना है। ये आपकी कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। ये आप फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करोगे तब भी आप काम कर पाओगे। तो आप कांस्टेंट जो पद है, कांस्टेंट पद 9 और 13 को एज इट इज लिख लोगे। अब मैंने बोला कि x में क्या करना है, x वाले रो को आपको छोड़ देना। ये x वाला रो है, ये आपके पास x वाला रो है, ये आपका y वाला है, ठीक है, सॉरी कॉलम है, x वाला कॉलम है, ये आपका y वाला कॉलम है, ये आपका कांस्टेंट वाला कॉलम है। तो जब हम x की वैल्यू ट्रैक करेंगे तो x की वैल्यू ट्रैक करने में x की का जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आप प्रयोग में नहीं करोगे। जो x के एलिमेंट है आप उनका प्रयोग नहीं करोगे, y एंड कांस्टेंट के वैल्यूज का प्रयोग करोगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू 9 एंड 13 लिख दी गई। फिर y की वैल्यू लिखी जाती है तो 1 एंड 3 लिख दी गई। अपॉन आपके पास ये जो आपके पास है x एंड y दोनों की वैल्यू वाले जो एलिमेंट है उनको आप एज इट इज लिख दोगे। चलो 9 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 का 3 में मल्टीप्लीकेशन हो गया, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का 13 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1 इंटू 13 हो जाएगा, तो आपके पास 13 हो जाएगा। और अपान आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3, और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1 2 अंजा 2 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर इसको माइनस करेंगे, 13 को 27 से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन कितना आ जाएगा, 7, तो 14 अपॉन 7 आ जाएगा। और आप इसको 7 दूनी 14, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको, सॉरी क्या वो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है ना, ओके हाँ, ये एक्स्ट्रा कुछ प्रिंट मिस प्रिंट है। तो ये 2 वैल्यू जो आपकी आ गई, ये x का मान आ गया। अब इसी तरह आप क्या करोगे, y की वैल्यू को ट्रैक करोगे। फिर से ध्यान रखना है कि जब y की वैल्यू आप ट्रैक करोगे तो y की वैल्यू के साथ आप y के एलिमेंट का प्रयोग नहीं करोगे। ये y के एलिमेंट है, अब इनका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में x और y दोनों के एलिमेंट रखे जाएंगे। ऊपर वाले पोर्शन में आपका y का एलिमेंट नहीं रहेगा, सबसे पहले x का एलिमेंट रहेगा और फिर कांस्टेंट का एलिमेंट रहेगा। मैंने दोनों एलिमेंट को रख दिया है और उसके बाद नीचे x एंड y के एलिमेंट रहेंगे। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही 3 का 13 में मल्टीप्लाई, 9 का 2 में मल्टीप्लीकेशन, और इस पे क्या होता है, आपका ये पहला है, ये दूसरा आ जाएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन, वही आपका 3 में 3 का मल्टीप्लीकेशन एंड 1 में 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो अब आप इसको माइनस करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा सर, 3 आएगा, ओके। अब देखो याद रखना, एग्जाम में रफ काम जरूर करना, दोनों वैल्यूज को इसमें रख करके टेस्ट कर लीजिए क्या 9 आ रहा है। तो 3 इंटू आपके पास आया x की वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू
3, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 यानी 9 आ रहा है और आपका इक्वल टू 9 है, यानी वैल्यू आपकी काम कर रही है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की। डिटर्मिनेंट्स में याद रखना एक अच्छी सहूलियत आती है जब हम लोग भी सॉल्व करते हैं, इसमें आंसर आप टेस्ट कर सकते हो, आंसर टेस्ट कर सकते हो, यानी जो आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू या z की वैल्यू आपने ट्रैक किया है उस वैल्यू को आप रख दीजिएगा लास्ट में मान, वह जरूर मान टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन गलत ना होने पाए। हाँ, 2 इंटू 2 का अगर आपके पास दो युगपत समीकरण x और y में आता तो ये छोटे में आ जाता है, लेकिन 3 वेरिएबल वाला निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हर बार मैंने देखा ये आपके पास रिपीट होता। तो ये मैंने वैल्यू को ट्रैक कर लिया है। चलिए अब आपके पास मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी और हम लोग भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ पैरेलल करेंगे, तो आप लोग हेल्प भी करिएगा मेरी। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y, ये क्या होगा माइनस 4y इक्वल टू 9। ये मेरे पास समीकरण 1 है और नीचे मेरे पास समीकरण 2 है। आपको x की वैल्यू तथा y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन द हेल्प ऑफ आपके पास क्राइमर रूल्स है। तो सबसे पहले आप इसको एज अ मैट्रिक्स के रूप में ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3x हटा दीजिए 3 3 हो जाएगा, यहां से आप y हटा दीजिए, सिंबल हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है उसको साइड में लिख लीजिए। इक्वल टू आपके पास क्या है 5 है एंड 9 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू पर आइए, x की वैल्यू में आपका 3 3 वाला ये रो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये x की वैल्यू वाला है, ये आपकी y की वैल्यू वाला है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू वाला है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू एंड ये आपकी क्या क्या है कि कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तीनों वैल्यूज को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब x की वैल्यू में मैंने आपसे बताया था कि x की वैल्यू में ऊपर वाले पोर्शन में x की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, सबसे पहले c की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो आपके पास c की वैल्यू है 5 9 और आपके पास y की वैल्यू है 4 4। ठीक है, अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू लिखी जाती है, x y की यही है 3 3 और 4 4 है। ठीक है, इक्वल, अब क्या करेंगे, चलो इसको सोल्यूशन निकालते हैं। 5 का 4 में गुणा, तो 5 गुणे 4 माइनस 4 का 9 में गुणा, 4 गुणे 9 अपॉन 3 का 4 में गुणा, 3 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 3। चलिए और इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 20 और 9 चौको 36 अपॉन कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, कितना आएगा आंसर, सॉरी बोलिए सर किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं फाइनाइट हो जाता है। फाइनाइट होगा सर। हाँ सर वो सर हेलो सर, माइनस छोड़ दिए ना, वहाँ माइनस लगाना माइनस होगा। रहेगा ना सर, अच्छा माइनस हो रहा है। हाँ माइनस माइनस वैल्यू ये आपकी। ठीक है, अब बोलिएगा ये आपका यहाँ पर आएगा, अब 7/3 आएगा सर, हाँ 7/3। तो अब आप एक सब मिनट, चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ ये -4 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, 3.1 सर। 3.1 2.33 कितना 2.33 2.33 आएगा सर। यस सर। 2.33। चलो ठीक है, हाँ तो इस तरह आप x की वैल्यू को ट्रैक कर लोगे। अब इसी तरह चलो y की वैल्यू को ट्रैक करते हैं। y की वैल्यू को जब हम लोग ट्रैक करेंगे तो सबसे पहले आप इस y वाले कंपोनेंट को अब नहीं आप रखोगे, आप x को पहले रखोगे 3 3 एंड आपके पास c इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एंड 9 हो जाएगी। अब आपके पास इसको एज इट इज रख दोगे, एज इट इज आप रखोगे कितना 3 3 4 -4। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, -1 आएगी। ठीक है, -1/2
-1/2 आएगी सर। -1/2 -1/2 सर। हाँ, -1/2 है। क्लियर है? तो इस तरह आपका 2 × 2 का अभी युगपत समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग 3 पर आते हैं, ठीक है, 3 पर काम करते हैं। अब आपके पास 3 का दिया रहेगा, जब आपके पास 3 × 3 के, ठीक है, यानी 3 वेरिएबल अननोन वेरिएबल अज्ञात राशियां हैं, तो उसको डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से कैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ब्लू कलर से आप देखिएगा, जो ब्लू कलर से ये वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज को हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है, निकालना है। आपके पास ब्लैक कलर में जितने हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज को दिया गया, कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास है। आप ये ब्लू वेरिएबल्स को आप हटा दीजिए तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा ABCDEFGHI। ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू यानी एलिमेंट जो है वो मिल गए हैं। वैल्यू मुझे क्या ट्रैक करनी है, x की वैल्यू ट्रैक करनी है, y की वैल्यू ट्रैक करनी है एंड z की वैल्यू को ट्रैक करना है, ठीक है। आपके पास इक्वल के आगे है JKL, यानी जो आपके पास कांस्टेंट कोई नंबर दिए होंगे उन नंबर को इक्वल के यानी दाहिने साइड होना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम x की वैल्यू को काउंट करते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के साथ ही साथ सबसे पहले वही रूल्स याद रखना पड़ेगा। आपका ये x है, ये आपके पास y और ये आपके पास z है, जहां से हमने x y z की वैल्यूज मतलब y को न्यूट्रल किया था, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब x की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो x वाला रो काम नहीं करेगा, यानी ये आपके पास कॉलम काम नहीं करेगा। अब आपका स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट आपका कांस्टेंट से होगा। ये जो आपका c है, पहले आप c को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप y को लिखेंगे और फिर उसके बाद z वाले आप क्या करते हैं, कॉलम को लिखेंगे। तो ये हमने लिखा और उसके बाद अपॉन करने के बाद डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, एज इट इज x y एंड z का उठा करके लिख देंगे। एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट्स नीचे एज इट इज रहेगा, चाहे आप एक्स की वैल्यू को ट्रैक करो, चाहे आप वाई की वैल्यू को ट्रैक करो, चाहे आप जेड की वैल्यू को ट्रैक करो। तीनों की वैल्यू को ट्रैक करने में नीचे जो आपके पास रहेंगे, आपके पास एलिमेंट जो रहेंगे, जो आपके पास एक्स वाई एंड जेड के साथ काम किए हैं, वो जो हैं वो एज इट इज रहते हैं। बस आपको ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान रखना है कि जब एक्स का करेंगे तो एक्स का जो आपके एलिमेंट है वो काम नहीं करेंगे। आप कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट से स्टार्ट करने के बाद आपको फिर y एंड z का लिखना है, ठीक है। दूसरा, जब y की वैल्यू ट्रैक करते हैं तो अब आप x का सर आवाज कट रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ, जब आपका कहते हैं कि जब वॉइस नहीं क्लियर है, एक काफी ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक। सर वॉइस आपकी कट रही है। ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब देखिएगा वॉइस क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वॉइस क्लियर हुई? यस सर। हाँ, यस सर। अब देखो, जब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को निकालोगे तो x जो आपके पास होगा, x का हम यूज करेंगे। अब इसमें हम y जो आपके पास y कॉलम के कंपोनेंट है, अब उन कॉलम के कंपोनेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी BEH का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले x यूज करते हैं, फिर कांस्टेंट वाली जो वैल्यूज है उनको यूज करते हैं, एंड फिर आपके पास जो कॉलम आपके पास है z का कॉलम, इस जेड के कॉलम को रखते हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना चाहिएगा कि x वाली वैल्यूज जब ट्रैक करते हैं तो उसमें x का नहीं होगा, कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। अब ये कांस्टेंट y वाले में दूसरे स्थान पे आ जाता है और z वाले में यही तीसरे स्थान पे चला जाता है, यानी x का हम यूज करेंगे, y का जो एलिमेंट है वो यूज करेंगे एंड कांस्टेंट का यूज करेंगे, बट जेड का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इनको सॉल्यूशन कर लिया, इनको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको कल बताया था कि अगर आपके पास 3 × 3 का डिटर्मिनेंट्स रखा है तो आप स्मार्टनेस दिखाते हुए न्यूनतम वैल्यू वाले के साथ जाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको वो स्टेप्स आने बहुत जरूरी है, तो इसको आप अलग जगह पर कर लोगे, ठीक
ठीक है। उसी प्रकार नीचे जो आपका सोल्यूशन आएगा ये आपका इस सोल्यूशन को भी आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि देखिए ये जो नीचे का सोल्यूशन आएगा वो x के लिए वही रहेगा, वही y के लिए रहेगा, वही z के लिए रहेगा। तो उस सोल्यूशन को जो x के साथ आपका ये नीचे वाला पोर्शन का सोल्यूशन आपका यानी हर का जो सोल्यूशन आपका आया है यही सोल्यूशन आपका y के साथ काम करेगा, यही z के साथ काम करेगा। आपको सोल्यूशन x का निकालना है, यानी जो आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट्स ऊपर दिया गया इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर y का निकालेंगे, फिर z का निकालेंगे और उसके बाद जो आपके पास ये नीचे वाला सोल्यूशन आया इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड z की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और तीनों वैल्यू को जब आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो वो j के बराबर वैल्यूज आनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि ये तीनों जो सोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है, इसमें कई स्टेप्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको 3x3 के ये डिटरमिनेंट्स है, सारणिक है, इसको 3 बार करना है एक के साथ, फिर 3 बार करना है एक के साथ, फिर 3 बार करना है एक के साथ, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन इसका आंसर बहुत मतलब जब आप एग्जाम में करिएगा तो कोशिश करिए कि इस तरह के प्रश्न शुरू में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ब्रेन आपका उतना स्पीडली काम नहीं करता तो एरर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आपका है 3x + 2y + 1z = 1। ये आपका समीकरण 1 है। आपके पास 2x 0y + 1z = 2, ये समीकरण आपका 2 है। इसी प्रकार -1x + 1y + 2z = 4, ये आपके पास तीसरा समीकरण है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर रखते हैं। प्रॉपर रखने के बाद पहले आपका x जो सारे x वेरिएबल हैं इनको हटा देते हैं, यहाँ से y वेरिएबल सारे हटा देते हैं और यहाँ से z वेरिएबल हटा देते हैं और प्लस के सिंबल सारे हटा देते हैं। तो लेकिन माइनस के सिंबल नहीं हटाते जो उसके कंपोनेंट के साथ अब यानी एलिमेंट के साथ लगे हैं, प्लस जो इनको इक्वेशन को ऐड किया हुआ उसको हटा देते हैं। तो आपके पास ये x के एलिमेंट वाला कॉलम मिल जाएगा, ये y के का आपके कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएंगे और ये z के मिल जाएंगे। हमको वैल्यू क्या निकालनी है, x y z। लिखने का तरीका यही रहेगा, लिखने का तरीका आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये आपके पास कांस्टेंट रो है जो 1 2 4 के रूप में है। ये कभी कभी क्या होती है कि डिसऑर्डर में होती है, तो उसको प्रॉपरली आप ऑर्डर में करिएगा x y z के रूप में और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ला करके =, के दाहिने साइड लाना होगा। अब x y z के जो हम क्या करते हैं मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब आपको निकालना है तो वही कि x वाला अब आपका कॉलम काम नहीं करेगा, यानी ये x की वैल्यू में ये कॉलम काम नहीं करेगा। कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 4 लिख लिए, देखिए कांस्टेंट से काम करेंगे, फिर आपका y का होगा और फिर आपका z होगा। लेकिन नीचे जो होगा वो x y z उसी ऑर्डर में होगा, इसमें कोई ऑर्डर परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो x की वैल्यू आप निकालिए, चाहे y की वैल्यू निकालिए, चाहे z की वैल्यू निकालिए, तीनों में ये ऑर्डर गड़बड़ नहीं होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें स्मार्टनेस दिखाएंगे। इसमें क्या कर सकते हैं आप, y वाले कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ एक जीरो होता है, एक कंपोनेंट को ये जीरो कर सकता है, तो y वाले से काम करेंगे। तो अब आपको वही होता है कि पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइनर आप 2 का निकालेंगे, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 0 का निकालेंगे, फिर आपका 1 का निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं और वो आप इसको सोल्यूशन को निकाल लेंगे। लेकिन नीचे वाला जो आपका हर का पार्ट है इसका सोल्यूशन अगर एक बार निकाल देंगे तो ये सोल्यूशन आपका y के लिए काम करेगा और यही सोल्यूशन आपका z के लिए भी काम करेगा। अब हम y की वैल्यू को जब फाइंड आउट करते हैं तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब आपके y वाला जो कॉलम है ये काम नहीं करेगा और हम लोग क्या करेंगे, x से स्टार्ट करेंगे। x अब आपके पास है तो सबसे पहले x के कॉलम की जितने एलिमेंट है उनको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कांस्टेंट को लिखेंगे, कांस्टेंट की, और फिर हम लोग z को लिखेंगे। और इस प्रकार ये हमारे पास वैल्यू सारी हमने एलिमेंट्स को लिख दिया है, डिटरमिनेंट्स आपका तैयार हो गया है। और इसको अगर हम सोल्यूशन कर लेते हैं तो ये सोल्यूशन हमारे पास y का सोल्यूशन को ला देगा। इसी प्रकार हम z पर आते हैं और z पर आने के साथ ही साथ अब z की वैल्यू में हम z के जितने कॉलम के कंपोनेंट हैं
एलिमेंट है इनको नहीं यूज करेंगे। x का यूज होगा, y का यूज होगा एंड कांस्टेंट का, इसी ऑर्डर में, यानी x का यूज होगा, y का यूज होगा एंड कांस्टेंट का यूज होगा, बट z का यूज नहीं होगा। और नीचे वही प्रॉपर ऑर्डर रहेगा, x y z इन्हीं के कंपोनेंट रहेंगे, नीचे कांस्टेंट के कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन आप उसी तरह निकालोगे। इन तीनों का जब सोल्यूशन निकाल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और आपको z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कौन सा डिस्कस किया? 3 वेरिएबल का। और आपके बीए के कोर्स में 3 वेरिएबल तक ही दिया गया है, 4 वेरिएबल भी मैंने देखा बहुत कम आता है। कुछ इक्वेशन होते हैं लेकिन दिया नहीं जाता है, मैंने देखा है। तो 3 वेरिएबल ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनको आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम लोग निकालते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस में कि हमारे पास ये आंसर हम लोग प्रॉपरली ट्रैक कर पाते हैं या ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो एक मैं एग्जांपल अच्छा सा कोई देख लेता हूँ, कोई मिल जाए, उस पे हम लोग काम करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिएगा। हाँ, सर जैसे इसमें 3 वेरिएबल में एक्सप्लेन अगर डायरेक्ट माइनर न बना करके डायरेक्ट ही एक्सप्लेन कर दें तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको आंसर आने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि एग्जाम में ये मान के चला जाता है कि आप ग्रेजुएशन के हैं और आपके स्टेप्स को वो लोग चेक करना चाहते हैं। प्रोफेसर जो होते हैं वो उम्मीद ये करते हैं, आप, मैं मानता हूं कि आप रफ में तुरंत कर लोगे और तुरंत करने के बाद प्रॉपरली मतलब अच्छे से निकाल भी आंसर सकते हो। बट आपके लिए प्रॉब्लम यही आ जाएगी कि वहाँ पर, क्योंकि ग्रेजुएशन में एक प्रकार का ये भी होता है ना कि मतलब हम लोग भी जब कॉपियाँ चेक करते हैं, देखते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने को स्टेप सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई डायरेक्ट आंसर लिख रहा हो तो ये माना जाता है कि हो सकता है इसको ना आ रहा हो, कहीं से और कॉपी कर लिया हो, डायरेक्ट आंसर कॉपी क्यों कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कुछ एरर जनरेट होते हैं, उन एरर को अपने साथ मत रखिएगा क्योंकि ये फुल में फुल नंबर क्वेश्चन देता है। तो इसकी कोशिश करिएगा कि सारे स्टेप्स के साथ ही आप काम करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है और ये प्रॉब्लम फिर क्या होता है, आपके नंबर पे बात आ जाती है कि आपके नंबर काफ़ी कम कर सकते हैं। तो जो ठीक नहीं लगेगा ना तो आपको ठीक लगेगा ना किसी और को ठीक लगेगा, तो इसलिए ऐसी कोई गड़बड़ी ना करिएगा। ठीक है, चलिए इसका एक, हाँ मतलब कोशिश करिएगा। हम लोग मतलब ग्रेजुएशन के बच्चों को ये मानते हैं कि उनको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का प्रॉपर ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, इस बात पे ज़्यादा वहाँ पे फोकस किया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो चाहे तो आप यहीं पर सॉल्व करिएगा या तो आप चाहिए तो इसको घर पर भी सॉल्व करके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा, x - 3y आपके पास है प्लस 7z - 2 इक्वल टू 0। आपके पास है दूसरा 3x प्लस 2y - 7z - 4 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y - 3z - 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास देखो, मैं एक क्वेश्चन है, इसको कुछ दूर तक मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। कुछ लोगों को लिए हो सकता है नया लगेगा, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है शुरू में, एरर्स ज़्यादा होते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, मैं आपको फोटो खींच करके कुछ क्वेश्चंस की डालूंगा। इसको मैं कुछ आधे दूर तक सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप करिएगा। सबसे पहले जैसे देखिएगा आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। इसको देखिएगा कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या करती है, लेफ्ट साइड है। तो इसको रूल्स के अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो इसको आप रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करने में x - 3y प्लस 7z इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 2y - 7z इक्वल टू 4 हो जाएगा। और तीसरा आपके पास हो जाएगा 5x प्लस 2y - 3z इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोगों ने क्या किया,
ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब एक प्रॉपर जो क्रैमर रूल्स के अनुसार समीकरण को होना चाहिए उस फॉर्मेट पे कर लिया। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू मुझे निकालनी है x की, मुझे वैल्यू निकालनी है y की, वैल्यू निकालनी है मुझे z की। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, x को यहाँ पे न्यूट्रल कर दो, यहाँ पे y को न्यूट्रल कर दो, यहाँ पे z को न्यूट्रल कर दो और प्लस को न्यूट्रल कर दो। प्लस को न्यूट्रल करने का मतलब होता है प्लस जहाँ पर है वहाँ तो सिंबल आपको नहीं लेना, लेकिन जहाँ पर माइनस है वो सिंबल के साथ ही वो सारे आपके एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स का पार्ट बन जाएंगे। तो चलिए आपको करना क्या होगा, आपको इसको करना है कि यहाँ x को न्यूट्रल करें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। मैं एक कॉलम पे चला, x के कॉलम पे आया तो ये आपका बन जाएगा x का कॉलम बन जाएगा। इसी प्रकार y का कॉलम जो आपका बनेगा -3 आपके पास 2 हो जाएगा और आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपका y का कॉलम बन जाएगा, एज ए डिटर्मिनेंट्स के रूप में आप रख लोगे। इसी प्रकार आप z वाले कॉलम पे आ जाओगे और z वाले कॉलम में आप, मैंने बोला प्लस को छोड़ देंगे, अगर माइनस है तो वो सिंबल को आप ऐड करेंगे उसके साथ रखेंगे, तो आपके पास 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा। तो ये देखिए x को हमने यहाँ से हटा लिया, यहाँ से y को हटा लिया, यहाँ से को z से हटा लिया। अब आपको वैल्यू क्या करनी है, ट्रैक करनी है, वैल्यू निकालनी है x की, y की एंड z की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट पद क्या है, कांस्टेंट पद आपके 2 हैं, 4 हैं, 5 है, जो आप यहां देख सकते हो 2 है, 4 है, 5 है। इन वैल्यूज को अब आप क्या करोगे, ये आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में समीकरण को कन्वर्ट आपने किस में कर लिया, समीकरण को मैंने कन्वर्ट कर लिया एज ए डिटर्मिनेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो यही बात क्रैमर कहते थे कि सबसे पहले आपको समीकरण को डिटर्मिनेंट्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे, मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने बोला था कि x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप अपॉन वाली वैल्यू को रखिएगा, और अपॉन वाली वैल्यू जो होती है ये पूरी एज इट इज आ जाती, जो आपने अभी बनाई है पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी। 1 -3 7 आपके पास 2 3 2 -7 आपका 5 2 -3, यही x के साथ आ जाएगी वैल्यू, यही y के साथ आ जाएगी, यही z के साथ आ जाएगी। लेकिन ऊपर का जो मान है उसको बहुत केयरफुली आपको देखना होगा, निकालना होगा। ऊपर के मान को कैलकुलेट करने के लिए x वाले में x काम नहीं करता। मैंने बोला कि जब x का मान निकालेंगे तो x वाले जितने कॉलम के कंपोनेंट हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की, फिर z की। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 2 4 5, फिर आपके पास है y की वैल्यू क्या है -3 आपके पास 2 एंड 2, और z की वैल्यू क्या है 7 -7 एंड -3। तो ये देखिए, अगर अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसी प्रकार y की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका जो हर में पार्ट है, ठीक है, इसको एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो। जो आप यहाँ पर निकालो ये पूरा x y z के जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, उनको एज इट इज आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका एक बार सोल्यूशन निकालने के बाद आप रिपीट कर सकते हो सोल्यूशन को, बार बार नहीं। एक सोल्यूशन आपका एग्जाम में चेक किया जाता है, बाकी मान लिया जाता है कि बच्चे ने उठा करके उस सॉल्यूशन को ही शॉर्ट फॉर्म में अब आप लिखना चालू कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने रख दिया। अब ऊपर y वाला क्या हो जाएगा, ये अब आपका क्या हो जाएगा, कॉलम न्यूट्रल हो जाएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम x को एज इट इज लिख लेंगे, क्या है 1 3 5, और y को न्यूट्रल कर दिए और इस जगह पे आपका कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आपका 2 4 5 आ जाएगा, और z आपको लिख दोगे 7 -7 -3, और ये आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये जो आपका सोल्यूशन आएगा, नीचे के जो सोल्यूशन ऑलरेडी आपने x में निकाल रखा है उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी प्रकार मुझे z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एज इट इज मैं x की वैल्यू को लिख लूंगा, x की वैल्यू ये आपके x y z के कंपोनेंट को लिख लूंगा, दैट इज 1 3 5 -3 आपके पास 2 2 एंड -7 +7 -7 -3, और ऊपर z के कंपोनेंट में z अब नहीं लिखा जाएगा। और z ना लिखने के बाद तो क्या हो जाएगा, आप x और y को एज इट इज लिख लीजिए, 1 3 5 आपका -3 आपके पास 2 2,
और आपका कांस्टेंट है 2, 4, 5, इनको आप लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। और नीचे वाला जो आपका हर का पोर्शन है, ये इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपने एक्स कैलकुलेशन के दौरान निकाला था, उसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिएगा इक्वल करने के बाद, और डिवाइड करेंगे आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इसका टेस्ट करने के लिए एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यूज को इक्वेशन में आप रख देंगे। इक्वेशन में रखने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करिएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आते हैं। ये मान लिया जाता है कि ग्रेजुएट के बच्चे को युगपत समीकरण डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना अच्छे से आता है। 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल का कम से कम आना चाहिए। 2 वेरिएबल का शॉर्ट में आता है और जो 3 वेरिएबल का आपका क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग में आएगा। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास और भी जो क्वेश्चन है या होमवर्क है, मैं अभी आपको ग्रुप के में शेयर करूंगा। इसको आप फाइनल आंसर जरूर निकालिएगा। मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आपको आप पढ़ चुके हो कि 3 इंटू 3 का जो आपका डिटर्मिनेंट्स है वो कैसे सॉल्व होता है। उसके आधार पे आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू को ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। मैं कुछ और इक्वेशन या समीकरण आपको अभी नोट करके आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से सॉल्व कर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, कोई और प्रश्न किसी का हो? सर स्लाइड थोड़ा बैक कर दीजिए। 1 मिनट।